हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करा था, जिसके अंडर हमने देखा था कि हमारे पास कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ हमने ये भी स्टडी करा था कि हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को एक कैटेगरी में स्टडी करेंगे और ईथर्स को एक सेपरेट कैटेगरी के अंडर स्टडी करेंगे। उसके लिए हम पहले अल्कोहल्स फिनॉल्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और फिर ईथर्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है जब भी हम किसी कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी वो प्रॉपर्टीज आती है जब भी आप उसको स्टडी करोगे तो उसके कोई केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर लो, आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को स्टडी कर लो, आप उसकी सॉल्युबिलिटी को स्टडी कर लो। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उसके कलर को ऑब्जर्व कर लो, उसकी स्मेल को ऑब्जर्व कर लो। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और वहीं जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में तो केमिकल प्रॉपर्टीज सीधा हमारा केमिकल रिएक्शन से लिंक्ड होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा हो। और वो चेंज कब पॉसिबल है? जब उसमें कोई ना कोई रिएक्शन होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सीधा केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सो वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक आपके पास अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है, यानी एक आपके पास या तो नॉर्मल चेन हो सकती है अल्कोहल में, या एरोमेटिक रिंग सिस्टम हो सकता है आपके पास फिनॉल्स के अंदर। और साथ में उसके साथ अटैच्ड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी आपके पास जो आपका मॉलिक्यूल है अल्कोहल्स और फिनॉल्स का, वो आप दो पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हो। एक आपका वो पार्ट जिसको आप आर या ए आर से रिप्रेजेंट करते हो, और दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये तो आपके जो पार्ट है अल्काइल और अराइल यूजुअली आपके सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। चाहे आप वो कोई कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लो, चाहे एल्डिहाइड्स कंसिडर करो या कीटोन्स कंसिडर करो, ईथर कोई भी मॉलिक्यूल कंसिडर करो, उसमें आपके पास ये अल्काइल और अराइल ग्रुप्स तो होंगे ही, जिसपे अलग अलग अटैचमेंट से आप अलग अलग कंपाउंड्स में कैटेगराइजेशन करते हो। जो डिफरेंस आता है दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल्स और फिनॉल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका डिफरेंस है। अगर इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप होता, लेट से CHO होता, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता, तो वो हमारे अल्कोहल फिनॉल नहीं होते, वो हमारे एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में आ जाते। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इस फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में ही होगी, इसी से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दिस मीन्स कि जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो हम मेनली इस फंक्शनल ग्रुप की डिस्कशन करेंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप की क्लीवेज कैसे होती है, इस फंक्शनल ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये बाइंडिंग कैसे शो करता है, क्या ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है या नहीं करता। इस तरीके से हम इसी मॉलिक्यूल को इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं इसी के सराउंडिंग में, इसी के रिस्पेक्ट में होंगी। आपकी एनसीईआरटी में दो फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। उन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है। लेट्स बिगिन विद द बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी। जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप ऑब्जर्व करोगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स और फिनॉल्स का वो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आपने सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 4 कार्बन की चेन है और इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आपने एक इस तरीके से कर दिया, ये 4 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप आपने यहाँ लगा दिया, तो OH क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये ब्रांच में आ गया। दूसरा ऐसे हो सकता है कि आपने इसको 3 कार्बन की चेन बनाई, 4th को ब्रांच में कर दिया और ऐसे कर दिया, ये भी इसी मॉलिक्यूल की ब्रांचिंग शो करी है आपने। तो जब भी आप ब्रांचेस बनाओगे तो ब्रांचेस से क्या होता है, हमारे पास उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में क्लास 11th में, कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज क्यों होता है, हमारे पास यहाँ पर हमारा स्पेरिकल नेचर आने लग जाता है ब्रांचिंग की वजह से। यहाँ देखो लंबे जो एरिया है उसमें प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल, धीरे धीरे वो छोटे छोटे एरिया के अंदर कन्फाइंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है और उससे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज कर रही है। बट इंक्रीजेज इन ब्रांचिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपने ब्रांचिंग को इंक्रीज करा तो। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल्स और फिनॉल्स का, ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने से। दूसरा हमें ये पता लगा कि अगर हम ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर तो उससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आ गई, पर एक कॉन्सेप्ट अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम उस बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो वो हायर रेंज में है। क्योंकि जब हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हैं ना, चाहे आप कोई भी मॉलिक्यूल कंपेयर करो, आप एल्डिहाइड कंपेयर करो, आप कीटोन कंपेयर करो, आप इसके अंदर ईथर्स को कंसिडर करो, आप हेलोअरीन्स हेलोअल्केन्स को कंसिडर करो, आप चाहे अपने हाइड्रोकार्बन्स को कंसिडर करो, इन सारे मॉलिक्यूल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है एल्कोहल्स और फिनॉल्स का। उसका क्या रीज़न है? उसके मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, या फिर वो कोई बाइंडिंग शो कर रहा है, या फिर किसी और अरेंजमेंट में एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। सो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स में हाइड्रोजन बाइंडिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है। एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली ये नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरीके से हमारी ये चेन कंटिन्यू रहेगी और सिमिलर वे में हमें हमारे फिनॉल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप बाकी मॉलिक्यूल्स को देखोगे, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में क्या होता है, आपके जो अल्काइल अराइल ग्रुप्स होते हैं उसके साथ में कोई हेलोजन अटैच्ड होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। अगर आप एल्डिहाइड्स कंसिडर करते हो तो एल्डिहाइड्स में आपके पास क्या ग्रुप होता है? COH ग्रुप होता है। इसके अंदर थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके एल्कोहल्स और फिनॉल्स के कंपैरिजन में वीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में। वहीं अगर आप कोई और मॉलिक्यूल कंसिडर करो, लेट से आपने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कंसिडर कर लिया। हाइड्रोकार्बन क्या है? नॉर्मल आपकी चेन है। इस चेन के अंदर तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो हमने मॉलिक्यूल्स ये देखे हैं पहले, ईथर में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईथर में क्या होता है, आपके पास अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत मिनिमल सी पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिस रीज़न की वजह से हमें इन सब से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है एल्कोहल्स और फिनॉल्स का। क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के लिए आपको बॉईल करने के लिए आपको इसको हीट करना होगा। और जब आप बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, वो कब ऑब्जर्व करते हो? जब आपका जो ये लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए। और वेपर्स में कब कन्वर्ट होगा? जब इसके ये बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तभी तो वो वेपराइज होगा। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलता है एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर विद इन मॉलिक्यूल हो रही होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एल्कोहल्स और फिनॉल्स में, जिसकी वजह से हमें एक हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है। ये थी हमारी बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो कम मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स, या फिर मिलेगी ही नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन, हेलोअरेन्स, हेलोअल्कीन्स, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और एल्कोहल्स और फिनॉल्स का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, विच इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ब्रेक करने के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करते हुए हम हायर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं। So this was all about the boiling point. Now let's move on towards the next property, which is solubility. जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर उस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी को चेक करें कि वो कितना मिक्सेबल है, कितना मिक्स हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क और वाटर कंसिडर करते हो तो आप उसको जब मिक्स करते हो तो आप जब तक उसको एक लिमिटेड प्रपोर्शन में ऐड करते रहते हो आपको पता नहीं लगता कि आपने कुछ उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करा है, वो बहुत ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक स्टेज ऐसी ली जिसमें आपने वाटर को तो एक्सेस में कंसिडर कर लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंसिडर कर ली, और मिल्क थोड़ा सा कम, तो उसको जब आप मिक्स करते हो तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा पतला सा सोल्यूशन बन गया है, जिसको थोड़ा आप कह सकते हो कि उसके अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट सा सोल्यूशन बन गया है। जिससे क्या होगा, वो जो सोल्यूशन है ना उसको आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिक्सिंग करी हुई है। सिमिलर तरीके से हमारे पास एल्कोहल्स और फिनॉल्स भी होते हैं।
एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में क्या होता है, जब भी हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी वाटर में, तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वाटर के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन किसके साथ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, जो कि वाटर में भी प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के साथ भी बना सकते हैं, और जिस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही हो वाटर में, तो वो तो बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्रुप है ये एल्कोहलिक ग्रुप है, जो कि क्या कर रहा है, इन तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल और इस जो एल्कोहलिक ग्रुप है, इनको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि एल्कोहलिक ग्रुप का जो ये OH वाला पार्ट है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जो ये R वाला पार्ट है, यानी कि एल्काइल और अराइल ग्रुप्स हैं जो इसमें एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से आप इस मॉलिक्यूल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक वो पार्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और एक वो पार्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वो क्या कोशिश कर रहा है, वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है वाटर से, तो वो क्या हुआ, वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग मीन्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और वहीं अगर हम किसी OH मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, यानी जो हमारा ये OH वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बिल्कुल सामने से वाटर के पास जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोफिलिंग या फिर वाटर लविंग। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। अब अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट को इंक्रीज करोगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा OH मॉलिक्यूल्स को अटैच करवा दोगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो वाटर लविंग नेचर है मॉलिक्यूल का वो बढ़ जाएगा, वो उतना ही अच्छा डिसॉल्व होने लगेगा। लेकिन अगर आपने उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज कर दिया, यानी जो R ग्रुप है इसमें आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा, उसके हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग नेचर की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो वाटर से दूर दूर भागेगा, यानी वो कम डिसॉल्व होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं वाटर में, तो नो डाउट इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बट इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी कर सकती है अगर आपने जो ये अल्काइल और अराइल ग्रुप है विच इज़ R ग्रुप, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिए, ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि उस रीजन की वजह से हमारे पास वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में, वो ज़्यादा अच्छे सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू लार्जर और बिगर साइज मॉलिक्यूल्स। सो दिस वाज योर सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी, एंड विद दिस योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर कंप्लीटेड, जो आपकी NCERT में गिवन है। अब NCERT में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। लेट्स डिस्कस कि उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 7.3 में क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स को आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर का क्या मतलब है, छोटे से बड़े की तरफ, किसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इस तरीके से मूव करना है। सो हम पहले फर्स्ट स्टेप को देखते हैं, फर्स्ट सेट को देखते हैं, फिर सेकंड सेट को देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है पेंटेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर ब्यूटेन 2-ol, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल। यहाँ सब चीज़ों में आप क्या कॉमन ऑब्जर्व कर रहे हो, OL, विच मीन्स ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। तो हमें एल्कोहलिक ग्रुप्स सारे कॉमन गिवन हैं। अब हम उसके अंदर फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी कि एक तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आटम ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन आटम्स अगर ज़्यादा होंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि अगर हमारे पास ब्रांचिंग इंक्रीज हुई तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज कर जाएगा। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उस केस में हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलर मिलेगी, थोड़ी बहुत एक्सटेंट का डिफरेंस मिलेगा जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम कंपैरिजन करेंगे हमारी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आटम इंक्रीज को देखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन आटम उतनी अच्छी बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी आएगी। सो यहाँ पर आपके पास देखो, पेंटेनॉल मीन्स 5 कार्बन, ब्यूटेनॉल मीन्स 4 कार्बन, ब्यूटेन 2-ol again 4 कार्बन, इथेनॉल मीन्स 2 कार्बन, प्रोपेनॉल 3 एंड मिथेनॉल 1 कार्बन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है, पेंटेनॉल के पास, तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, और सबसे कम किसके पास है, मिथेनॉल के पास, तो इसका क्या होगा, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास एक लोवेस्ट मिल गया, एक हाईएस्ट मिल गया, बीच में भी अरेंज कर सकते हैं। इससे ज्यादा होगा इथेनॉल का क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इससे ज्यादा होगा प्रोपेनॉल का क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो हमें ऑर्डर क्या मिला, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर हम जाएंगे ब्यूटेनॉल की तरफ, पर ब्यूटेनॉल में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं,
एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन 1 ओल, दूसरा है ब्यूटेन 2 ओल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ब्यूटेन 1 ओल का मतलब है कि हमारे पास इस पोजीशन पर OH है, 4 कार्बन की चेन और OH। ब्यूटेन 2 ओल का मतलब है कि हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक तरीके से हमने इसको ब्रांच में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन 2 ओल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्यूटेन 1 ओल से कम मिलेगा। तो ऑर्डर क्या आया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 2 ओल देन ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसका कम है हम लोअर से हायर साइड पर जा रहे हैं। फिर ब्यूटेनॉल और हाईएस्ट हमारे पास है पेंटेनॉल। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई इसकी, इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हम दूसरे सेट को देखते हैं। सेकंड सेट में हमारे पास है पेंटेनॉल 5 कार्बन का ओवेल, ब्यूटेन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, पेंटेनल एल्डिहाइडिक ग्रुप और इथॉक्सी इथेन यानी ईथर। तो यहाँ तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो पहले हम ये बता देते हैं कि एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होता है, बाकी सारे ग्रुप्स का कम होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे एल्कोहल सिर्फ एक है विच इज पेंटेनॉल, तो इसका सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर हमने देखा था कि बाकी ग्रुप्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो ईथर वाला पार्ट होता है और जो एल्डिहाइड होते हैं वो उनमें थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर में तो बहुत मिनिमलिस्ट होती है, ईथर जो एल्डिहाइड्स हैं उनमें थोड़ी सी ज्यादा होती है बट एल्कोहल से कम होती है। सो हम ये बोल सकते हैं पेंटेनॉल में सबसे ज्यादा, फिर पेंटेनल के अंदर क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर इथॉक्सी इथेन में क्योंकि उसमें ईथर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आएगा ब्यूटेन, क्योंकि उसके अंदर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं कर सकता, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम मिलेगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ब्यूटेन सबसे कम, इथॉक्सी इथेन उससे ज्यादा, पेंटेनल उससे ज्यादा और पेंटेनॉल सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बस हमें वो 3 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है कि किन प्रॉपर्टीज को रिस्पेक्ट में लेकर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर को या बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं उससे पहले हम थोड़े एल्कोहल फिनॉल के एक नेचर को देख लेते हैं। जब हम एल्कोहल्स की बात करें, एल्कोहल्स का मतलब फिनॉल्स भी यहाँ कंसिडर हो रहे हैं, हम यहाँ पर्टिकुलर OH ग्रुप की बात कर रहे हैं। दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। वर्सेटाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे कंपाउंड्स ये जो अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो कर सकें। यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर क्यों आया है, दैट इज दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। यानी कि यहाँ पर जो हम ये OH ग्रुप कंसिडर करते हैं या फिर एल्कोहल्स और फिनॉल्स को कंसिडर करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम कर सकते हैं। अगर दोनों का काम कर सकते हैं तो ये कैसे कंपाउंड्स हुए, वर्सेटाइल नेचर के कंपाउंड्स हुए जो कि अलग अलग नेचर शो कर सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन शो कर सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग नेचर। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे शो करेंगे, कैसे हमारा एक ही मॉलिक्यूल दोनों अरेंजमेंट शो कर सकता है, दोनों रिएक्शन शो करता है, 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले बात करते हैं एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स के केस में हमारे पास जो O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। उसके ब्रेक होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है, एल्कोहलिक मॉलिक्यूल आपका, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो इसमें क्या होता है, ये आपके पास एल्कोहल है और ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है। हमें पता है एल्कोहल में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर क्या काम करते हैं, आपके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन गया। यहाँ जो ये बॉन्ड बना है इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, जिससे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर दिए। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया किसी और को, शेयर कर दिया किसी के साथ। उसके पास डेफिशिएंसी भी नहीं थी और ना ही उसके पास एक्स्ट्रा थे, यानी न्यूट्रल था वो। तो वो क्या करेगा, अपने अगर देगा न्यूट्रल पार्ट से तो उसके कुछ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड चले जाएंगे। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो हम इन दोनों में से तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉन्ड तो हमने फॉर्म ही करा है रिएक्शन के लिए, और इसे ब्रेक कर देंगे तो हमारे एल्कोहल के मॉलिक्यूल की ही डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो हमारे पास बचा ये हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिलीज कर देंगे, जिससे क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ROC का एक बॉन्ड बन जाएगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, जिससे हमें क्या पता लगा कि जब एल्कोहल आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है उस केस में जो O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। व्हेन एल्कोहल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स द बॉन्ड बिटवीन O and H इज ब्रोकन। इस तरीके से हम एल्कोहल्स का न्यूक्लियोफिलिक नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। जब हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की बात करते हैं उस केस में क्या होता है, द बॉन्ड बिटवीन C and O इज ब्रोकन, यानी यहाँ पर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है।
प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स की होती है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स का क्या मतलब है? ऐसे एल्कोहल्स जिन्होंने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही एल्कोहल मॉलिक्यूल है और साथ में H पॉजिटिव है, ये क्या होगा, यहाँ पर जो OH है ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे हमारे पास OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे H2OH पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेता है ना, सिमिलर फॉर्म में यहाँ पर OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई है। अब अगर यहाँ पर OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, उसके पास से वो पॉजिटिव चार्ज हटा दे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है यार, उसको नहीं चाहिए चार्ज अपने ऊपर, वो भी पॉजिटिव नेचर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो कोशिश करेगा जैसी आए फटाफट हटाओ इसको, और हटाने के लिए उसके पास कहाँ से स्पेस मिलेगी उसे? अपने साइड वाले बॉन्ड्स में से। और साइड वाले बॉन्ड में उसके पास यहाँ पर जब वो देख रहा है कि मुझे तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह बिहेव करना है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह बिहेव करेगा तो उसे क्या चाहिए कि वो अपने अल्कोहल के अंदर कोई ना कोई कार्बोकेटाइन की जनरेशन कर सके, ताकि क्या हो, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये इधर अटैक करे और ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आपका जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी कोई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा तो इसका क्या मतलब है, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बाहर से। सो इस तरीके से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में जो हमारा अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो इस तरीके से हमें अल्कोहल्स के दोनों ही केसेस पता लग गए कि कैसे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ से हम एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि अब जब हम फर्दर अल्कोहल्स और फिनॉल्स को स्टडी करेंगे उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पर हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करें या फिर हम उसमें O और H बॉन्ड की क्लीवेज को ऑब्जर्व करें। दूसरी कैटेगरी जहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करें या फिर उसमें हम C और O बॉन्ड की ब्रेकेज को या क्लीवेज को ऑब्जर्व करें। सो सबसे पहले हम O और H बॉन्ड की क्लीवेज के मॉलिक्यूल्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके C और O बॉन्ड की क्लीवेज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। सो जब हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O और H बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, क्योंकि जब हम O और H का बॉन्ड ब्रेक करेंगे उस केस में जो ये H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है वो आपके सोल्यूशन को एसिडिक बना रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एसिड्स को कंसिडर करते हो वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और अगर अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं तो मतलब वो भी एसिडिक नेचर के हुए। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले उसके एसिडिक नेचर को ही डिस्कस करेंगे। सो इसकी एसिडिटी में सबसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। सो वो कोशिश करते हैं कि उनको सामने से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं ताकि वो क्या बना सकें, अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और सामने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके अटैच होते हैं। अब अगर हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स में एसिडिटी है यानी एसिडिक कैरेक्टर है तो वो क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल्स में से H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे। H पॉजिटिव रिलीज करने की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से रिलीज होगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से रिलीज होगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है ये सामने पड़े मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। जैसे ही उसने यहाँ से रिलीज करा वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके हमारे अल्कोक्साइड और अराइल ऑक्साइड आयंस बना देंगे। अल्कोक्साइड और अराइल ऑक्साइड क्यों बोला है मैंने, RO नेगेटिव आपका अल्कोक्साइड होता है, ArO नेगेटिव आपका अराइल ऑक्साइड होता है। तो ये आपके रिस्पेक्टिव आयंस हैं जिनको आप मेटल के साथ कंबाइन करते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये सोडियम अल्कोक्साइड बन गया, यहाँ से आपके पास एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपका H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पर हमें पता है एल्यूमिनियम +3 चार्ज में एग्जिस्टेंस शो करता है, तो वो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स लेगा और 3 H पॉजिटिव रिलीज करवा देगा, जिससे क्या होगा, ताकि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे दे सके और अपने ऊपर +3 चार्ज की जनरेशन कर सके। और जैसे इस पर +3 चार्ज होगा वो ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाएगा और आपके पास इसके प्रॉपर ऑक्साइड आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आ जाएंगे, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सिमिलर तरीके से हमें फिनॉल में भी रिएक्शन मिलती है
जिसमें जब फिनॉल आपके मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर अगेन आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। सो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर हमें अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन ऑब्जर्व होती है मेटल्स के केस में, मेटल्स के साथ, जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये अपने H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, इनमें एसिडिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जो कि ये फर्दर मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं उसके रीजन के बाद, उसकी जनरेशन के बाद। अब यहाँ जब आप फिनॉल्स के अंदर देख रहे हो तो फिनॉल्स के केस में अगर आपने मेटल यूज करा तब भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह बेस भी यूज करोगे ना तब भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। देखो क्यों। आपके पास यहाँ फिनॉल है, फिनॉल के साथ में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस कंसिडर करा है। अब इस फिनॉल को जब आप इस बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेस की टेंडेंसी रहती है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, तो वो क्या करेगा, इस फिनॉल में से H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, क्योंकि फिनॉल इजीली अपना H पॉजिटिव लूज कर सकता है, जिसकी वजह से अगेन इस पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज की जनरेशन हो जाएगी और यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, जिसका Na पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा और इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा आपका ये OH नेगेटिव, जिससे आपके वाटर की फॉर्मेशन होगी। यानी दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ अगर मेटल के साथ रिएक्शन है तो वहाँ हाइड्रोजन रिलीज होती है और अगर बेस के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बाकी जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो तो आपको सेम ही मिल रहा है। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि हमारे जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं वो काफ़ी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्हें एसिड या बेस में कैटेगराइज करें तो आप कैसे कैटेगराइजेशन करोगे, उसके लिए आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो जब हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की बात करते हैं उसने एसिड और बेस में डिवीजन करी हुई है, जिसमें एसिड वो होते हैं जो कि H पॉजिटिव डोनेट कर सके और बेसिस वो होते हैं जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सके। सो यहाँ हमने देखा है एल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर वेरी गुड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। सो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, दैट इज दे डोनेट अ प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्गर बेस। उनके सामने जो भी स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसको वो अपने प्रोटॉन्स डोनेट कर देते हैं, जिस रीजन की वजह से ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। अब ये हमने इनकी एसिडिटी की वजह से रिएक्शंस को तो ऑब्जर्व कर लिया, पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स में इतनी एसिडिटी है क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर रहे हैं, उसका भी तो रीजन हमें डिस्कस करना होगा। सो हम वन बाय वन करके दोनों की एसिडिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। देखो, जब हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। एसिडिक कैरेक्टर है क्यों एल्कोहल्स में, OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से। देखो, पोलर नेचर क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड है जहां पर जो दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और काफी अच्छा डिफरेंस है इनमें। तो एक ऑक्सीजन जो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो इनमें तो काफी अच्छा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं इस बॉन्ड में, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इन्हें अपनी तरफ एक पुल बना के रखेगा, जिस वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। और ये जो पार्शियल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे बॉन्ड में क्या आ रही है, पोलैरिटी आ रही है। और इस पोलैरिटी की वजह से ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा सोर्स से अपनी तरफ पुल कर लेता है, इस H पॉजिटिव को रिलीज होना पड़ता है और आपका जो मॉलिक्यूल है, एल्कोहलिक मॉलिक्यूल या जो आपने एल्कोहल्स कंसिडर करी है, वो एसिडिक नेचर शो करने लग जाती है। बट अगर हम इसके पोलर नेचर को ही चेंज कर दें तो क्या तब भी इतना एसिडिक रहेगा? देखो, अब इसके पोलर नेचर को चेंज कैसे करें, बात तो वहां आती है। पोलर नेचर को तो हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम बाहर से इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, ताकि इसको जरूरत ही ना लगे कि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अगर खींचेगा ही नहीं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो इक्वल रहेगी, तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल में इस तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिस वजह से हमारे ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में से अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पुल करेगा और वो जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्विटेबल शेयरिंग में रहेंगे और उसमें से H पॉजिटिव को रिलीज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH bonds by increasing the electron density on oxygen and which further decreases the acidity of the molecule। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, इन्हें ऑलरेडी हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, ये हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने R को एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसिडर करा है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप कंसिडर करा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ ये एक ग्रुप डोनेट कर रहा है, इस मॉलिक्यूल में ये 2 ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में ये 3 ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे आप प्राइमरी से टर्शरी मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है।
उससे आपका जो ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है, जिससे हमारे पोलैरिटी जो है बॉन्ड की वो डिक्रीज कर रही है और हमारी एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू टर्शरी। सो जब भी आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में एसिडिटी कंपेयर करने के लिए बोले तो प्राइमरी सबसे ज्यादा और टर्शरी सबसे कम। तो यहाँ पर हमें अल्कोहल्स के अंदर तो समझ में आ गया, बट अल्कोहल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर के साथ अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि वाटर में भी OH है, तो वाटर और अल्कोहल्स के कंपैरिजन में किसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम अल्कोहल्स और वाटर को कंसिडर करते हैं उसके लिए भी हमने इसके स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ करा है। अब आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। आपके पास ये OH वाला पार्ट तो सेम है, बट इसके साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप आपका डिफरेंट है। यहाँ आपने एक अल्काइल ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम है। अल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है, यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से इस अल्कोहल पर बाकी अल्कोहल्स के कंपैरिजन में जो सेकेंडरी और टर्शरी नेचर के होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेशक कम हो, बट वाटर के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ रही है, जो यहाँ इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है दोनों में से किसी भी साइड पे। सो इसका क्या मतलब है कि इसकी पोलैरिटी इससे स्लाइटली कम है, जिसकी वजह से जब हम इनके एसिडिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो वाटर में थोड़ा ज्यादा इजीली H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और वाटर आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये तो एक तरीका है जो हमने अभी देखा, उसके हिसाब से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में हमने इसके एसिडिक कैरेक्टर को अरेंज कर दिया। दूसरा तरीका है हमारे पास इनके बीच में रिएक्शन करवाने का, जिसमें क्या होता है हम एक अल्कोक्साइड आयन कंसिडर करते हैं और वाटर कंसिडर करते हैं। इन दोनों के बीच में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, अगर यहाँ पर आपका वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिएक्शन होगी, अगर नहीं है वो स्ट्रॉन्ग तो वो रिएक्शन नहीं होगी। और हमें पता लगता है कि यहाँ रिएक्शन हो रही है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि वाटर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो इस अल्कोक्साइड आयन को H पॉजिटिव देकर उसे उसके फर्दर कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो गया और इसके रिस्पेक्ट में उसने कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन करी। वहीं जो ये एसिड है जिसने H पॉजिटिव रिलीज करा तो ये एसिड हो गया और रिलीज करके इसने OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करी जो इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला कंसेप्ट भी हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स को कंसिडर करेंगे। जो रिएक्टेंट H पॉजिटिव रिलीज करता है वो एसिड होता है और जो H पॉजिटिव लेता है वो बेस होता है, और उसके ऑपोजिट जो भी आपके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, एसिड से जिस मॉलिक्यूल की बन रही है वो कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अल्कोहल्स आपके बेस की तरह भी वर्क कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा है वाटर से। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था कि अल्कोहल्स एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। और यहाँ हमने क्या देखा कि जो अल्कोहल्स है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्कोहल्स ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी वर्क करते हैं, दैट इज अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल्स के केस में कुछ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की वजह से H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल्स के एसिडिक कैरेक्टर को हमने कंक्लूड करा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एसिडिक कैरेक्टर फॉर फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। सो जब हम फिनॉल्स की बात करते हैं, फिनॉल मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होता है। जब हम इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो हमने इसकी प्रीवियस कुछ रिएक्शंस देखी है जिसमें हमने देखा है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर काफी अच्छा है कि इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। ये बेस की प्रेजेंस में भी कर देता है H पॉजिटिव रिलीज और मेटल की प्रेजेंस में भी H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। तो इसका मतलब है कि फिनॉल्स में एसिडिक बिहेवियर तो है, पर वो फिनॉल्स के अंदर जो एसिडिक बिहेवियर आ रहा है उसका क्या रीजन है वो हमें समझना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी होगी, जब हम फिनॉल्स को अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो अल्कोहल्स के अंदर आप जो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व कर रहे थे कार्बन के अटैचमेंट में वो sp3 थी, लेकिन जब हम फिनॉल्स का केस ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच्ड होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन की ऑलरेडी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर साइड पर होती है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी हायर साइड पर होगी उससे क्या होगा, वो इस OH के ऊपर जो ऑक्सीजन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा हमारी पोलैरिटी इंक्रीज होती है। अभी हमने देखा था, अब वो कैसे होता है क्यों होता है सब देखेंगे। अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिनॉल खुद एक काफी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होती है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो लोन पेयर है इनके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट यानी एक एटम से दूसरे एटम
में मूवमेंट करते रहते हैं। किस तरीके से मूवमेंट करते हैं? अब ये मूवमेंट हम क्लास 11th में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं रेजोनेंस चैप्टर के या रेजोनेंस टॉपिक के अंडर, जिसमें हमने उसके रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को भी देखा था। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, वो इस मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी रेजोनेंस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है रिंग को, जिससे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जब आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड्स बना सकता है, अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक 5th बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसे अपना कहीं ना कहीं से तो कुछ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, पर सिंगल बॉन्ड्स के केस में वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसे ब्रेक कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। डबल बॉन्ड हमारे पास इस पोजीशन पर है, तो हम इसके एक बॉन्ड को आगे की तरफ मूव करके उसको चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी इस कॉन्जुगेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और कंटिन्यू करते हुए हमें डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और फाइनली हम जो इनिशियल मॉलिक्यूल हमने कंसिडर करा था, सेम मॉलिक्यूल को अचीव कर लेते हैं। बस हमारे जो ये बेंजीन के अंदर वाले इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं, ये अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारे पास ये जो फिनॉल मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी रेजोनेंस ऑब्जर्व है, और जिस भी मॉलिक्यूल में हमें रेजोनेंस मिलती है उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने एक चीज़ तो आइडेंटिफाई कर ली कि जो फिनॉल मॉलिक्यूल है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, और साथ के साथ हमने इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्बन क्या कर रहा है, एक तरीके से जो OH के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें विड्रॉ करने अपनी तरफ। तो इस तरीके से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो ये कार्बन है स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी शो करता है। सो अब इसके एसिडिक बिहेवियर यानी H पॉजिटिव जो डोनर है, प्रोटॉन डोनर, उस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं अल्कोहल और वाटर के साथ। हमें ये तो पता है कि तीनों मॉलिक्यूल्स आपके H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, पर कौन सा ज़्यादा बेटर एसिड है, कौन सा उससे वीक एसिड है, वो तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने अल्कोहल और वाटर के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू वाटर। अब हमें फिनॉल, अल्कोहल और वाटर में आपस में कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। सो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसकी H पॉजिटिव रिलीज करने वाली रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक बार फिनॉल, एक बार अल्कोहल और एक बार वाटर, और तीनों को ही हमने एक्वस मीडियम में कंसीडर करा हुआ है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इन तीनों के साथ ही एक्वस मीडियम वाटर प्रेजेंट है। अब जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को एक्वस मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो वो आयनाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर भी ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने अपने H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे। अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो इनके रिस्पेक्टिव आयंस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आयंस आएंगे। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो मॉलिक्यूल आपके पास आया है, क्या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, वो ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। सो वन बाय वन हम कंपेयर करते हैं। जब हमने वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करा था तो उस कंपैरिजन में हमने देखा था कि हमारे पास जो अल्कोहल है उसमें एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। अब वो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ऑक्सीजन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो ऑलरेडी अगर हम किसी मॉलिक्यूल में चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वो डिस्टेबलाइज होगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अगर हम इस तरफ की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो हम दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से बात करते हैं। उसके अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ पुल करके रखता है, जिससे क्या होता है, पार्शियल चार्जेस की डेवलपमेंट होती है। अब अगर यहाँ पे ऑलरेडी आप ऑक्सीजन को थोड़ी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की प्रोवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दोगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से अब उसको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी कि वो हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सके या फिर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें पुल करे, जिसकी वजह से इसकी जो पोलैरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हमने ये कंपैरिजन करा था अल्कोहल और वाटर में। वाटर में हमने देखा था कि एज सच कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, तो आपकी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, तो पोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आया था, आपका जो वाटर है वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अब अगर हम फिनॉल को ऑब्जर्व करते तो फिनॉल के केस में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है कार्बन की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
जो क्या है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है थोड़ी सी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है तो इसके अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा तो ये क्या कोशिश रखेगा ऑक्सीजन फिर, कि कहीं ना कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, और कहीं ना कहीं से इसकी एक पोजीशन तो खराब हो चुकी है तो ये दूसरी पोजीशन की तरफ जाएगा, और दूसरी पोजीशन में क्या देखेगा, इसके पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इस O और H बॉन्ड में पोलैरिटी का इंक्रीज होगा, और उस वजह से हमारे पास उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। प्लस साथ में अगर आप फिनॉक्साइड आयन को देखो तो ये आयन खुद भी बहुत स्टेबल होता है। पहली बात तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से वो इस नेगेटिव चार्ज को कुछ ना कुछ तो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अगर ये कुछ भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास उसके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। प्लस इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी फिनॉल की तरह क्या है, हमारे पास रेजोनेंस है, और जहां आपके पास रेजोनेंस हो, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो वहां पर, तो वो तो मॉलिक्यूल अपने आप ही स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमने स्टडी करा हुआ है कि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल आपका बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अब फिनॉक्साइड आयन के अंदर आपको रेजोनेंस कैसे ऑब्जर्व होती है, कुछ इस तरीके से आपको फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है। अब इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ रिंग की तरफ पुल कर देता है, पुश कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है, और ये चार्ज जो है ना आपका रोटेट करता है, कॉन्जुगेट करता है, और फाइनली आपको एक इनिशियल स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन डिफरेंस आ रही है बॉन्ड की, वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि हमारा फिनॉक्साइड आयन भी बहुत स्टेबल है, प्लस फिनॉल के पास भी ऐसी टेंडेंसीज है जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है वाटर और अल्कोहल दोनों के ही कंपैरिजन में। तो जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे तो आप क्या बोलोगे कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर हमारे पास वाटर आता है क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में ये है, और फिर हमारे पास लास्ट में अल्कोहल आता है। सो जब आप इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे, सबसे ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल। तो ये तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर ली। बट मान लो आपके पास कुछ ऐसे फिनॉल के ही मॉलिक्यूल्स आ जाए जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसमें किसी में कोई ग्रुप हो किसी में कोई ग्रुप हो, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है? क्योंकि अल्कोहल्स के केस में हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बेसिस पर, जिससे हम उसकी बॉन्ड पोलैरिटी की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, सबसे पहली बात हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर फिनॉल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और वहीं अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन से ग्रुप की वजह से। कुछ पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे फिनॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको 5 वैकेंट पोजीशंस ऑब्जर्व हो रही हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इन तीनों पोजीशंस को अगर आप ऑब्जर्व करो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, फिनॉल के केस में भी और फिनॉक्साइड आयन के केस में भी, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? यहाँ भी देखो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही आपके पास चार्ज की डेवलपमेंट हो रही है, जिस वजह से क्या होगा, आप क्या बोल सकते हो कि अगर हमारे किसी ग्रुप की प्रेजेंस इस ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगी, वही आपकी ज्यादा इफेक्ट कॉज करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ पर। यानी कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकेगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट चार्ज की पोजीशन आ रही है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ होगी, जिस वजह से जो मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगाते हो, नो डाउट वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही काम करेगा, बट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के कंपैरिजन में उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज आएगा वो काफी कम आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट से हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल ले लिया नाइट्रो ग्रुप का। अब नाइट्रो ग्रुप में आपके पास 3 केसेस हैं। आपके पास ये फिनॉल मॉलिक्यूल है, इस फिनॉल मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में तो नाइट्रो ऑर्थो पे प्रेजेंट है, दूसरे मॉलिक्यूल में आपका ऑर्थो जो है वो मेटा पे प्रेजेंट है, और तीसरे मॉलिक्यूल में आपका जो ऑर्थो है वो आपका जो नाइट्रो है वो पैरा प्रेजेंट है। सो जब हम यहाँ पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जो आपके नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करेंगे एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में -I के साथ साथ -R इफेक्ट भी शो करते हैं। अब ये -I -R क्या है, इसे हम ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था
कि जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ या डोनेट करना होता है तो उस टाइम हम -I या +I इफेक्ट को देखते हैं। और वहीं अगर हमें किसी कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व करना होता है, कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है, उनकी अगर हमें कॉन्जुगेशन मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होता है तो वहां पर -R और +R आ जाता है, विच इज रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इंडक्टिव और रेजोनेंस आ रही है, इससे क्या होता है? देखो, जब भी हम -I -R की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को शो करते हैं और ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को शो करते हैं। सो यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप्स और डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या मतलब है कि ये जो हमारे ग्रुप्स हमने अटैच करे हैं, ये मॉलिक्यूल से या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन्हें डोनेट करेंगे, जिस वजह से उनके अंदर जो चार्ज है उसके अंदर कुछ ना कुछ, या मॉलिक्यूल है उसमें कुछ चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं, जरूरी नहीं है हर एक ग्रुप आपका -I शो करे, +I शो करे या फिर -I -R इकट्ठा शो करे। आपको ऑब्जर्वेशन अलग अलग मिल सकती है। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि जहां पर भी रेजोनेंस आता है वो हमेशा आपके बाकी सारे इफेक्ट्स पर डोमिनेट कर जाता है। और अगर आपके पास, मान लो, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक आपके पास है -I और दूसरा है +R एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो OH में। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये जो OH ग्रुप है, ये -I इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसमें साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये +R इफेक्ट से हमारे पास जो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है उसमें +R यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देता हुआ ऑब्जर्व होता है। हमने इसको रेजोनेंस में भी ऑब्जर्व करा है फिनॉल के केस में। आप यहाँ पर देख सकते हो OH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, जो OH है वो आपका -I और +R दोनों इफेक्ट शो करता है। तो हम यहाँ पर क्या शो करेंगे कि रेजोनेंस आपका इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। सो हम ये बोलेंगे कि जो OH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम नहीं करता। सो आई होप आपको -I -R +I +R में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, यानी इंडक्टिव क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। अब यहाँ पर जब हम ऑर्थो और मेटा या पैरा पोजीशंस की बात करते हैं तो यहाँ जब भी आप ऑर्थो पैरा पोजीशन की बात करोगे तो इस पर डायरेक्ट चार्ज आने की वजह से वो रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो कर सकते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट चार्ज की प्रेजेंस नहीं होती तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। अब इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखनी है तो आप क्लास 11th की ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, वहां पर आपको रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है ताकि आप अपने मॉलिक्यूल को कंटिन्यू कर सको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में -I के साथ साथ -R भी है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके जो नेगेटिव इफेक्ट को शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करते हैं। और वहीं अगर हम मेटा पोजीशन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपका -I इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं आता। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा पे जो पोजीशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की, वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। इंक्रीज तीनों में होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो मेटा पोजीशन है उस पर एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज कम ऑब्जर्व होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का फिनोमिनन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फिनॉल्स की एसिडिटी को डिसाइड करते हैं। प्लस साथ में अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनॉल्स और फिनॉक्साइड आयंस के अंदर अगर हम स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करें कि फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होते हैं या फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो आप ये बोलोगे कि फिनॉक्साइड आयंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नो डाउट दोनों में हमारे पास रेजोनेंस है। फिनॉक्साइड क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो, जब हम फिनॉक्साइड आयंस के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ सिंगल चार्ज आता है। वहीं अगर हम फिनॉल को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस ऑब्जर्व होते हैं, यानी यहाँ पर एक चार्ज सेपरेशन दिखती है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपको चार्ज सेपरेशन दिखे और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही चार्ज आपका सर्कुलेट हो रहा हो, तो उस टाइम पर आप चार्ज सेपरेशन वाले मॉलिक्यूल को बोलोगे ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें उनके चार्जेस में ज़्यादा सेपरेशन हो। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि फिनॉक्साइड आयन में सिंगल चार्ज के सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फिनॉल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये पोजीशंस भी आपको ध्यान में रखनी है कि फिनॉल्स के अंदर ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो है, ये दोनों पोजीशंस मेटा है, और ये पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन है। और इनके ऊपर किस तरीके की अटैचमेंट होगी जिससे हमारे ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो फिनॉल्स के एसिडिक बिहेवियर पर आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है, लेट्स डिस्कस कि उसमें क्या पूछा हुआ है।
सो एग्जाम्पल 7.4 में क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले सबसे कम और फिर सबसे ज्यादा अरेंज होते हुए जाना है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स को देखो। मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले है प्रोपेनॉल, फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि ये आपके सारे फिनॉल ग्रुप्स हैं और ये आपका एक अकेला एल्कोहलिक मॉलिक्यूल है। तो हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है कि जो फिनॉल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। तो इसका मतलब है कि जो ये प्रोपेनॉल है सिंपल एल्कोहल, ये तो लास्ट में आएगा, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब हम फिनॉल्स को कंपेयर करते हैं। फिनॉल्स के कंपैरिजन में हमने अभी देखा जिस फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें नहीं होगा वो कम एसिडिक होगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो तो और भी कम एसिडिक होगा। अब इसमें अंदर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो, क्योंकि फिनॉल तो सब में है। पहले आपके पास नाइट्रो, 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में एक लगा हुआ है, उसके बाद 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें एक भी नहीं है, और इसमें तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब है कि इन सब में से सबसे कम इसका आएगा एसिडिक कैरेक्टर, अगर हम प्रोपेनॉल को छोड़ दे तो, क्योंकि प्रोपेनॉल के बाद तो हमें जिस फिनॉल में डोनेटिंग ग्रुप ऑब्जर्व हो रहा है वो 4 मिथाइल फिनॉल ही तो है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि फिनॉल में सबसे कम है, और उससे ज्यादा आपके पास 4 मिथाइल फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ आती है। फिर हम जाएंगे नॉर्मल फिनॉल की तरफ, क्योंकि बाकी सारे हमारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करता है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली एसिडिक स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर आप यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को उनके नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी 3 नाइट्रो ग्रुप्स में मिलेगी, फिर 2 में और फिर 1 में। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे कम आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है प्रोपेनॉल में, फिर 4 मिथाइल फिनॉल, देन फिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, और सबसे ज्यादा आपके पास आ रही है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सो इस तरीके से आप अपने फिनॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर सकते हो। सो दिस वाज योर एग्जांपल 7.4। आई होप आपको यहाँ पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now let's move on towards the next reaction for the cleavage of OH bond. नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है एस्टेरिफिकेशन। अब जब मैं एस्टेरिफिकेशन बोल रही हूँ तो थोड़ा सा आपको वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के आपके पास COOR ग्रुप्स, यानी कि अब यहाँ पर हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स को यूज करेंगे एस्टर की फॉर्मेशन के लिए। सो हमें डिफरेंट रिएक्शंस ऑब्जर्व होती हैं जहां पर आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस फॉर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो कैसे। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट रिएक्शन आ रही है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने यहाँ पर एक एल्कोहल या फिनॉल कंसिडर करा है। इस आर को भी कंसिडर कर सकते हो आप, अराइल ग्रुप को भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर सकते हो। दोनों की आपको सेम रिएक्शन मिलती है, इसलिए मैंने साथ में शो करी है। इसको आपने किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आपने एसिड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया। अब एसिड आप कुछ भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो या फिर कोई और भी एसिड कंसिडर कर सकते हो। यूजुअली हम H2SO4 कंसिडर करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे H पॉजिटिव आइंस को डोनेट कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव आइंस आते हैं ये कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को, जिससे हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये एस्टर की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, प्रॉपर मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो हमें उसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको रिएक्शन बनाने में आसानी हो। सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एल्कोहल और एसिड है ना, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्कोहल का तो H रिमूव होता है क्योंकि हमें पता है कि हम OH क्लीवेज को समझ रहे हैं, और OH क्लीवेज का मतलब है कि O और H के बीच में जो बॉन्ड है ना वो रिमूव होगा, जिससे क्या होगा, H पॉजिटिव रिमूव होगा। और यहाँ पर अगर H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, वाटर बनाने के लिए हमें OH नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस एसिड में से OH नेगेटिव को रिमूव करेंगे, जिससे यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके तो वाटर बना लेंगे। अब अगर ये H पॉजिटिव जाएगा तो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि हम जब भी एल्कोहल और एसिड को आपस में कंबाइन करके एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं तो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, और एसिडिक ग्रुप का CO ग्रुप जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये आपको क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है रेडियो एक्टिविटी शो करके। रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है, कई बार ऐसे शो कर देते हैं कि यहाँ पर आपको O18 शो कर देते हैं
और यहाँ O16 शो कर देते हैं, यानी एक तरफ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन और एक तरफ नॉर्मल ऑक्सीजन। और फिर ये पूछते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगी, ये वाली, ये ऑक्सीजन आपकी रेडियो एक्टिव होगी या नॉन रेडियो एक्टिव होगी। अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से समझ रहे हैं कि यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, तो हमें अच्छे से पता है कि R के साथ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आती है विच इज O18 विच इज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में उलझाया जा सकता है कि हम यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम एल्कोहल्स और या फिर फिनॉल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है और उस केस में हम OH बॉन्ड की क्लीवेज को ऑब्जर्व करते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन जिससे आपको एस्टर की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं। जैसे अगर आप सेकेंड रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास फिनॉल के साथ हमने एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल को कंसिडर करा है। एनहाइड्राइड क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके उसका एनहाइड्राइड बना लिया है। उस एनहाइड्राइड को हम इस फिनॉल के साथ या एल्कोहल के साथ, किसी के साथ भी आप रिएक्शन शो करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिससे क्या होगा, यहाँ से अगेन आपका H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से हमारा ये O वाला पार्ट जाएगा, O नेगेटिव वाला, जिससे क्या होगा, ये C पॉजिटिव और ये O नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे और ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास यहाँ पर एक एस्टर के साथ साथ एक एसिड की भी फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, एसिड यूज कर रहे हो या एनहाइड्राइड यूज कर रहे हो, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में आपके पास साइड प्रोडक्ट आता है वाटर, वहीं अगर आप एनहाइड्राइड यूज करोगे तो उस केस में आपके पास साइड प्रोडक्ट आते हैं एसिड्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हम एसिड हेलाइड्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप कोई अल्कोहल या फिनॉल को कंसीडर कर सकते हो जिसके साथ आप जब एसिड हेलाइड कंसीडर करोगे तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव O नेगेटिव छोड़ देगा और यहाँ से आपके पास ये Cl नेगेटिव C पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करके तो एस्टर बना लेंगे, साथ में ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करके आपके HCl एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। तो आपको यहाँ पर इन साइड प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है, नो डाउट, बट साइड प्रोडक्ट्स आपको क्या ऑब्जर्वेशन में मिलते हैं, तो वो आप वहां पर शो करोगे कि एसिड के केस में हमें वाटर मिलता है और एनहाइड्राइड के केस में हमें एसिड मिलता है। और वहीं अगर हमने एसिड हेलाइड्स कंसीडर करें तो उस केस में हमें हाइड्रोजन हेलाइड्स एज अ साइड प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं। अब आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी, यहाँ पर हमने जो ये 2 रिएक्शंस करी इन्हें हमने एसिड की प्रेजेंस में करवाया, लेकिन हमने जो ये लास्ट एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाई उसमें हमने पिरिडीन यानी एक बेस कंसिडर करा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग एसिड आपका रिलीज हो रहा है जो रिएक्शन को ना डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही रिएक्शन के अंदर बेस ऐड कर देते हैं, जिस वजह से जैसे ही आपका ये एसिड रिलीज होता है ये बेस जो हमने यूज करा है ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इस तरीके से हमें हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है विच इज फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। अब एस्प्रिन क्या होती है? एस्प्रिन एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन की फॉर्मेशन भी आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को यूज करके ही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास वो रिएक्शन का नेम आता है एसिटाइलेशन, जिसमें दोबारा से आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी एसिटाइल ग्रुप की एडिशन। और एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है? एसिटाइल ग्रुप होता है आपके पास COCH3 ग्रुप। सो जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में इस ग्रुप की एडिशन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, हम सैलिसिलिक एसिड कंसिडर करते हैं। सैलिसिलिक एसिड में आपके पास फिनॉल ग्रुप में COH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हमें पता है कि एल्कोहल और हमारे एनहाइड्राइड के बीच में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हमारा H पार्ट जाएगा, इसका H पॉजिटिव, और यहाँ से इसका O नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये O नेगेटिव इस C पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके एस्टर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज एस्प्रिन। और साथ में आपके पास एक एसिटिक एसिड रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमने एनहाइड्राइड यूज करा है तो आपके पास एसिड रिलीज होगा। सो इस तरीके से हमें एसिटाइलेशन ऑब्जर्व होती है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को यूज करके आप मेडिसिन की भी फॉर्मेशन कर सकते हो विच इज एस्प्रिन। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। एंड विद दिस योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और इसी के साथ साथ हमने सारी रिएक्शंस कवर कर ली जिसमें हमने OH बॉन्ड की क्लीवेज को ऑब्जर्व करा है। अब जब भी आप OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शंस देखोगे ना तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है, किसी और बॉन्ड की तरफ नहीं मूव करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है एल्कोहल्स और फिनॉल्स के केस में, तो हमारे वो एल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं।
नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, जिस केस में हमें एल्कोहल्स और फिनॉल्स का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑब्जर्व होता है। सो लेट्स बिगिन विद रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास जो एल्कोहल प्रेजेंट होगी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब है हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द हेलोजन विच इज HX। अब यहाँ हम ऑलरेडी इन रिएक्शंस को अपने प्रीवियस चैप्टर विच इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें बस यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन करनी है कुछ रिएक्शंस की। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल और अगर हाइड्रोजन हेलाइड के बीच में रिएक्शन होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा कार्बन ये होगा इस पार्ट में, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे क्या होगा, OH नेगेटिव रिलीज होगा। OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है तो इसे कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए, तो यहाँ से इस H पॉजिटिव का रिलीज ऑब्जर्व होगा और X नेगेटिव होगा। यहाँ पर अगर ये OH नेगेटिव जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करके हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके आपके पास वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। सो इस तरीके से आपको अपने एल्कोहल्स की ऑब्जर्वेशन मिलती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की केस में। हाइड्रोजन हैलाइड्स की केस में रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ पर पहले हम एल्कोहल्स की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर फिनॉल्स की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम एल्कोहल्स के केस में और फिनॉल्स के केस में कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज को ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या होता है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप एल्कोहल्स की रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स के केस में हमारे पास सिर्फ ये सिंपल रिएक्शन ही नहीं होती है। हाइड्रोजन हैलाइड्स को यूज करके आप यहाँ पर अपनी रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कैसे। हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जिसके जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड है ये आपके क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमारे पास एल्कोहल के मॉलिक्यूल जब उसके रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास टर्बिडिटी आती है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में हमारे CH2 ग्रुप के साथ अटैचमेंट होती है, सेकेंडरी में CH ग्रुप के साथ और टर्शियरी में C ग्रुप के साथ। अब इन तीनों को ही जब हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इस टेस्ट को ऑलरेडी हम क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा से डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जब हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, हमारे पास 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनमें हमने एक एक करके ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया। हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि जो हमारा टर्शियरी हमारा अल्कोहल है ना, वो तो फटाफट से टर्बिडिटी शो कर देता है इमीडिएटली। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपके पास फटाफट से टर्बिडिटी, यानी एक तरीके से आपको वहाँ पर क्लाउडी सा या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ओपेक सा सोल्यूशन मिल जाए ना, वाइट सा सोल्यूशन मिल जाए, तो उस केस में आप ये बोलोगे कि वो हमारा टर्शियरी मॉलिक्यूल है, टर्शियरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल तो आपको आपके रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, टर्बिडिटी शो ही नहीं करेगा, आपको उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। और सेकेंडरी के केस में आप थोड़ा सा वेट करोगे, आपको धीरे धीरे टर्बिडिटी ऑब्जर्व होगी। सो यहाँ से आप तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो। जहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट्स आए तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, और जहाँ पर आपको थोड़ा हीट करना पड़े वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, और जहाँ थोड़ा सा वेट करने पर टर्बिडिटी धीरे धीरे शो हो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सो इस तरीके से हम ल्यूकास रिएजेंट यानी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन को यूज करके अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हमने एल्कोहल्स की रिएक्शन को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ समझा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकेंड रिएक्शन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एल्कोहल होगा तो वो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, लेट्स से हमने यहाँ पर PBr3 कंसिडर करा है, उसके साथ क्या रिएक्शन शो करेगा, हमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी, जहाँ हमारा जो OH हमारा ग्रुप है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा, हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, और हमारे पास एक हैलाइड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में आपके पास कुछ साइड प्रोडक्ट्स आएंगे। सो ये हमारे पास रिएक्शन है एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन, जिसको आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन यानी किसी चीज़ को डिहाइड्रेट करना, उसमें से वाटर को रिमूव करना। सो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक एल्कोहलिक मॉलिक्यूल होता है, उसको एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं और वो मॉलिक्यूल हमारा अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमने इस मॉलिक्यूल में से वाटर को रिलीज करा है, रिमूव करा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ये होती कैसे एक्चुअल में, आपके पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास ये जो CH2 के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, एक तो इस पार्ट का रिमूवल होता है
और दूसरा ये यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करता है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब दोनों रिमूव होते हैं तो हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होती है, और ये जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए हमारा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड की क्रिएशन होती है, क्योंकि और तो कोई हमारे पास है नहीं मॉलिक्यूल अटैचमेंट के लिए, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड की अटैचमेंट शो करते हैं। अब ये जब रिएक्शन हो रही होती है तो एक्चुअल में क्या होता है, ये OH नेगेटिव रिमूव होता है, जिससे हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेट आती है, हमारे कार्बोकेटाइन की डेवलपमेंट होती है, और उस कार्बोकेटाइन की डेवलपमेंट को फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ से क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज होता है और वो H पॉजिटिव वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमारे प्राइमरी एल्कोहल्स हो सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स हो सकते हैं, टर्शियरी एल्कोहल्स हो सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा किसमें रिएक्शन फास्ट होगी? देखो, अभी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ये स्टेबल बनेगा तभी तो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, OH नेगेटिव का रिमूवल, और OH नेगेटिव का रिमूवल तभी पॉसिबल है जब आप किसी स्टेबल स्टेट तक पहुंचोगे, और स्टेबल स्टेट हमारे पास कार्बोकेटाइन ही है। तो हमें एक ऐसे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है जहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ रही हो, वो अगर स्टेबिलिटी अचीव करेगा तो हमारी रिएक्शन फास्ट होगी। देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कंसिडर करे, जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा प्राइमरी है, सेकंड मॉलिक्यूल हमारा सेकेंडरी एंड देन टर्शरी मॉलिक्यूल। अब अगर हमें इनकी रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ OH नेगेटिव का रिमूवल होगा सारे मॉलिक्यूल्स में से, जिससे हमारे पास जिस कार्बन पे अटैच था वहाँ एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर आपको ऑब्जर्व करनी है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही देखनी पड़ेगी, कहीं पर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट है जिससे उसके जो चार्ज की स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी हमारे पास इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या होगा, उसका चार्ज रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर होल्ड करके रखता है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कहीं ना कहीं से इस चार्ज को मैं रिमूव कर दूं ताकि मैं न्यूट्रल स्टेट अटेन कर लूं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं से क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाए, और वो पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, जिससे क्या होता है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और उसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है। सो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारे R ग्रुप्स हैं ये क्या अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जितने ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही अच्छी उसकी पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी, विच मीन्स कि अगर हमारे पास टर्शरी मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और 3 ग्रुप्स के अटैचमेंट की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आपका टर्शरी स्टेट में ही ऑब्जर्व होती है। और वैसे भी हमने ये स्टडी करा हुआ है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, उसको सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। सो हमें ये पता लग गया कि हमारी टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। हमें पता है क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अब ये अगर हमें स्टेबिलिटी पता लग गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यही होगा, सबसे फास्ट हमारी टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो सबसे फास्ट आपकी टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, और सबसे स्लो आपकी प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी। सो आई होप आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी रिएक्शन के अंदर उसकी रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में उसके रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ना, बस उसकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि अगर उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी तभी तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तभी तो वो स्टेप आगे मूव करेगा। अगर वो स्टेबल ही नहीं होगा तो वो कोशिश करेगा कि वहां तक जाऊं ही ना मैं। इसको फिर से हम अपने बस वाले एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि अगर हमारे पास बस में कुछ सीट्स वैकेंट है और उसमें से आपने एक सीट ऑक्यूपाई कर ली और कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसको वही सीट चाहिए जो आपके पास है, तो आप कोशिश क्या करते हो, आप नजर घुमाते हो पहले तो कि क्या कोई ऐसी सीट खाली है जहां पर मुझे ठीक लग रही हो सीट और मैं जाकर शिफ्ट हो सकूं। पहले आप उसको कन्विंस करोगे कि नहीं आप कहीं और बैठ जाओ। अगर वो कन्विंस नहीं होता, जैसे हमारा रिएक्टेंट है, वो रिएजेंट उसके ऊपर आता है, उसको अटैक करवाता है, रिएक्टेंट बोलता है मुझे नहीं जाना, वो बोलेगा नहीं जाना पड़ेगा तुझे प्रोडक्ट में। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, आप सीट पर बैठे हो, आप बोल रहे हो मुझे नहीं जाना, पर जो सामने बंदा खड़ा है वो ऐसे बोल रहे नहीं आपको जाना पड़ेगा, यहाँ तो मैं ही बैठूंगा। सो वो क्या देखता है कि क्या ऐसी कोई सीट है जहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सके, क्योंकि पीछे अगर उसको वैकेंट सीट मिलेगी तो वो सोचेगा ना पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा तो ज्यादा झटके लगेंगे, बीच में कोई सीट खाली हो तो वो देखता हूँ। तो अगर बीच में कोई सीट खाली होगी तो वो जल्दी से खड़ा होकर अपनी सीट को शिफ्ट कर लेगा। वहीं अगर कोई लास्ट सीट वैकेंट होगी ना तो वो जल्दी शिफ्ट नहीं करेगा अपनी सीट को। उसे क्या होगा, वो शिफ्ट करने में वो थोड़ा सा उसको आनाकानी करेगा, थोड़ा समझाएगा, नहीं मानेगा तो लास्ट में जाना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पर होती है। टर्शरी कार्बोकेटाइन के केस में क्या होता है, इसको पता है मैं तो स्टेबल स्टेट की तरफ ही जा रहा हूँ, टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये तो स्टेबल ही है, ठीक है फटाफट हो जाता हूँ, आगे कोई नया प्रोडक्ट बनाऊंगा।
प्राइमरी के केस में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल सोचता है जाऊं या नहीं जाऊं, मैं खुद तो अभी स्टेबल तो हूं थोड़ा सा, अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया तो उसमें स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, पर फिर भी अगर रिएजेंट आपका स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो उसे मूव करना ही पड़ता है। तो इस रीजन की वजह से हमें यहाँ पर जो टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी अल्कोहल्स है उसमें फास्टेस्ट रिएक्शन ऑब्जर्व होती है और प्राइमरी के अंदर स्लो ऑब्जर्व होती है एज कम्पेयर टू बाकी सेकेंडरी और टर्शरी मॉलिक्यूल से। अब हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो रही है ये एक्चुअल में कैसे हो रही है, हमने ये देख लिया कि ठीक है OH का रिमूवल हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, फिर फर्दर उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। पर ये तो हम बोल रहे हैं ऐसे हो रहा है, एक्चुअल में ऐसे थोड़ी हो रहा होगा, कोई ऐसे थोड़ी है कि ठीक है अल्कोहल पड़ा हुआ है, एसिड आएगा उसको फटाफट से OH नेगेटिव निकाल के ले जाएगा। कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगी, कुछ तो ऐसी एनर्जी सामने से आ रही होगी कि वो उस OH नेगेटिव को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वही ड्राइविंग फोर्स, वही स्टेप्स और वही कन्वर्जन समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो जब आप यहाँ पर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हो तो ये रिएक्शन 3 डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है, हो एक्चुअल में वही रहा है जो मैंने आपको ओवरऑल सा बताया है, बस इसमें थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। उसको भी वो इसलिए चेंज शो कर रहे हैं ताकि हम इस OH को इजीली रिमूव कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH को रिमूव करवाने के लिए उसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम OH को OH2 पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये इजीली रिमूव नहीं होता। रिमूव करने के लिए हमें इसे OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाए और मॉलिक्यूल में से आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमारे पास अल्कोहल है, उसको प्रोटोनेट करा जाता है, यानी प्रोटॉन की एडिशन करी जाती है। अब आपने एसिड तो ले रखा है सोल्यूशन में H पॉजिटिव, तो बस वही H पॉजिटिव इस OH को प्रोटोनेट करेगा, जिसमें हमारे पास हमें पता है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और OH आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन से इस H पॉजिटिव को अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास OH है ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब ये काफी फास्ट स्टेप है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस OH2 पॉजिटिव को रिमूव करना है ताकि क्या हो सके, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर जाए, यहाँ पर हमारे पास कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाए, वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर ले। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ये OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई थी, इस OH2 पॉजिटिव को अब हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये कैसे रिमूव होगा, ये तभी रिमूव होगा जब ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रहेगी फटाफट से इस पॉजिटिव चार्ज को हटाऊं, मैं तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव लेके क्या कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, साइड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिए, कार्बन पर तो डेफिशिएंसी हो गई, तो उस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होगी, यानी आपके पास एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी। अब ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है और हमें पता है, हमने काइनेटिक्स में ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अभी हमने देखा कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो हम देख रहे थे उसी से हम रिएक्शन के रेट को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि टर्शरी हमारे मॉलिक्यूल में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, जिससे हमारे पास वो ज़्यादा स्टेबल होता है और उसी वजह से वो फास्टेस्ट रेट शो करता है हमारे रिएक्शन की। सो इसी रीज़न की वजह से हम यहाँ पर इस स्लो प्रोसेस से उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या है, अब हमारे पास कार्बोकेटाइन तो जनरेट हो गया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी अल्कीन बनानी है। अल्कीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें से प्रोटॉन की एलिमिनेशन करेंगे, H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे, और वो कैसे करेंगे, जिस पर कार्बोकेटाइन है उससे नेक्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है इधर, और उस वजह से एक मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और साथ में आपके पास प्रोटॉन की एलिमिनेशन हो जाती है, H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। सो इस तरीके से आप अल्कोहल से अल्कीन की फॉर्मेशन अचीव कर सकते हो इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है, फिर उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। प्रोटोनेशन इसी वजह से करी जाती है ताकि वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सके। उसके रिमूवल से आपके पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है और थर्ड स्टेप में फाइनली आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होती है बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन मॉलिक्यूल या फिर प्रोटॉन। So this is your mechanism for dehydration reaction. Now let's move on towards your next reaction. Your next reaction is oxidation reaction. अब oxidation reaction के अंदर क्या होता है, oxidation of alcohols, हम alcohols की reaction को study कर रहे हैं, involves the formation of carbon oxygen double bond. हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन।
विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ना, ये थोड़ी सी अपने ओवरऑल जो कैटेगरी से हम डिस्कस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर हमने दो कैटेगरी डिस्कस करी है अल्कोहल्स की। एक कैटेगरी में हम O और H बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे और दूसरी कैटेगरी में हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। बट यहाँ ऑक्सीडेशन में आपके पास O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसकी ब्रेकिंग से आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपका बाकी दोनों कैटेगरी से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें क्या होता है, कैसे हो रही है ये चीज, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के केस में आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन अचीव होती है। और वो किस तरीके से अचीव होती है, हमें क्लीवेज ऑब्जर्व होता है O और H बॉन्ड का और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होने से H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है। वहीं अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, यानी दोनों तरफ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं जो कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। सो इसको आप और क्या बोल सकते हो, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्कोहल। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 रिमूव हो गया ना, डाईहाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एल्कोहल में से, एल्कोहल मॉलिक्यूल में से, सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रेशन रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है। डीहाइड्रेशन में हम वाटर के रिमूवल को देख रहे थे, डीहाइड्रेट हो रहा था कोई मॉलिक्यूल। डीहाइड्रोजनेशन में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो इन दोनों वर्ड्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसको ध्यान में रखना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके पास ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इस वजह से आपके मॉलिक्यूल में आपको डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ पर ना आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल्स में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल्स का क्या मतलब है, हमारे पास तो तीन ही तरीके के एल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में ही आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले प्राइमरी एल्कोहल को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फर्दर ऑक्सीडेशन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो इसको इन दोनों स्टेप से मूव करते हुए फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एल्कोहल को सीधा एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करके वहीं रुक जाते हैं। और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे एल्डिहाइड यानी बीच वाले स्टेप पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे जो डायरेक्ट प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, तभी तो वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सारे टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिस्कस करते हैं। जब आपका प्राइमरी एल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम होता है एसिडिफाइड KMnO4। यानी कि जब आप KMnO4 को किसी H पॉजिटिव मॉलिक्यूल के या एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हो प्राइमरी एल्कोहल के साथ, तो आपका वो प्राइमरी एल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आएगा आपके पास एल्डिहाइड, लेकिन इसके आगे फर्दर आपको कन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं होती, यानी एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन नहीं मिलती। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड सारे बना सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो कन्वर्जन रुकेगी उसको हम कौन से रिएजेंट के लिए यूज करेंगे उस टाइम पर, हम यहाँ पर एनहाइड्रस CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड या फिर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसको हम PCC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों रिएजेंट्स को जब आप यूज करोगे तो आपका प्राइमरी एल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन शो करेगा, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये दो तीन रिएजेंट्स जिसमें आप क्या देख रहे हो कि प्राइमरी एल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा तो एसिडिफाइड KMnO4 होगा। अगर प्राइमरी एल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड तक शो कर रहा है तो हमारे पास एनहाइड्रस CrO3 या फिर PCC रिएजेंट होगा। और इस केस में आपको यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं मिलती, डायरेक्ट एसिड की फॉर्मेशन मिलती है, विच मीन्स कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी एल्कोहल कंसिडर करा है। इस प्राइमरी एल्कोहल में अगर मैं PCC या फिर CrO3 ऐड करूंगी तो ये इस प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4 कंसिडर करा तो ये इस प्राइमरी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा रिएजेंट आप यूज कर रहे हो और उसी के रिस्पेक्ट में आपको फाइनली अपने प्रोडक्ट्स को शो करना है। सो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकेंडरी एल्कोहल।
सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में हम CrO3 यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अब इस रिएजेंट को आप सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल्स में इसी रिएजेंट को यूज़ करते हुए मिलोगे। अगर आपके पास कोई और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो उसको सिर्फ कीटोन्स तक ही कन्वर्ट कर सकता है। पहली बात, यहाँ पर एल्डिहाइड्स और एसिड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास जब एल्डिहाइड और एसिड बनते हैं वो किस पर बनते हैं? जो हमारा टर्मिनल कार्बन होता है उस पर बनते हैं। और ये टर्मिनल कार्बन पर पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारे पास टर्मिनल कार्बन पर OH हो, विच इज प्राइमरी इन नेचर। यहाँ तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है टर्मिनल कार्बन। बीच में हमारे पास OH की अवेलेबिलिटी है नॉन टर्मिनल कार्बन पर। टर्मिनल नॉन टर्मिनल कार्बन कौन से होते हैं? टर्मिनल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कार्बन पूरी चेन के एंड में होते हैं, और जो बीच में हमारे पास शो कर रहे होते हैं अटैचमेंट, उसे हम नॉन टर्मिनल बोलते हैं। सो जब भी आपके पास कोई नॉन टर्मिनल मॉलिक्यूल होता है ना, उससे आप कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन नहीं कर सकते उसको बिना तोड़े। सो यहाँ पर हमारे पास की जो सेकेंडरी अल्कोहल्स है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में आपके पास कीटोन्स की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हमारी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं। सो ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, क्योंकि हम जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं? डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ एन H2 मॉलिक्यूल। अब अगर आप यहाँ प्राइमरी अल्कोहल को देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ हम इस वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं और यहाँ जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है इसको इधर से रिमूव कर रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है? H2 रिमूव हो रहा है। वहीं अगर हम इस पार्ट में देख रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से भी H2 रिमूव हो रहा है। बट जब हम किसी टर्शियरी अल्कोहल को कंसिडर करते हैं तो उस केस में क्या होता है? ये कार्बन के साथ OH है, लेकिन बाकी सारी जगह पर हमारे पास हाइड्रोजन की जगह दूसरे हमारे ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक हाइड्रोजन तो है पर दूसरा हाइड्रोजन तो है ही नहीं कार्बन पर रिमूव करने के लिए। हम सिर्फ नेक्स्ट कार्बन को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं OH से। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो हमारी ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं, क्योंकि H2 रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन ही नहीं है। सो दिस मीन्स कि जब भी हम टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए जिसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपका जो मॉलिक्यूल है ना वो टूट जाता है और आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। क्या होता है? जब भी आप यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो टर्शियरी अल्कोहल आपका ब्रेक हो जाएगा और आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल था वो ऑब्जर्व नहीं होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी और उनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्जर्व होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में आपको कीटोन्स ऑब्जर्व होते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में आपको नॉर्मली तो ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व होती ही नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो वो इस मॉलिक्यूल को ही ब्रेक करके मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन करता है। सो ये थी हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमने डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस करें। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी भी बचा है, विच इज कॉपर। और कॉपर को हम यहाँ पर 373 केल्विन टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं। सॉरी, 373 नहीं, 573 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी हम एक हायर टेम्परेचर पर कॉपर को यूज कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या रिएक्शन ऑब्जर्व होगी वो हमें ऑब्जर्व करना है। सो अब हम अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पे तो नॉर्मल हमारी डिहाइड्रोजनेशन होती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से एसिड नहीं बनता, तो यहाँ तो हमें डिहाइड्रोजनेशन मिल जाती है। बट टर्शियरी हमारे अल्कोहल्स में हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। हमारे पास यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। कैसे रिमूवल हो रहा है? यहाँ से आपका ये OH नेगेटिव पार्ट रिमूव होता है और किसी भी नेक्स्ट कार्बन की पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, जिससे आपके पास एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी यहाँ आपके पास डिहाइड्रेशन का पाथ फॉलो होता है और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन का पाथ फॉलो होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन मिलती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, विच इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाई तो उस केस में आपको अल्कीन्स की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है, विच इज डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, एंड विद दिस योर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इज कंप्लीटेड। अब हमने अल्कोहल मॉलिक्यूल को इतना डिस्कस कर लिया, तो थोड़ी सी जो एक जनरल टॉपिक आता है हमारे डिस्कशन में अल्कोहल्स का, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब वो जनरल टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की डेथ हो गई या फिर पॉइजनस अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो गई। अब वो जहरीली शराब, पॉइजनस अल्कोहल क्या होती है?
देखो हमारे पास क्या होता है, पॉइजनस अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपके पास मिथेनॉल विच इज CH3OH, और हमारे पास हमें पता है कि जो यूजुअली लोग ड्रिंक करते हैं वो इथेनॉल ड्रिंक करते हैं। सो यहाँ पर हम जो जनरली अल्कोहल्स को स्टडी करते हैं वो मिथेनॉल और इथेनॉल, इन्हीं दोनों अल्कोहल्स को हम स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपका मिथेनॉल होता है ये आपकी पॉइजनस अल्कोहल होती है, जहरीली शराब होती है, और इथेनॉल आपका नॉर्मल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करी जाती है वो है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी बार जब कुछ ड्रिंकर्स जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, एल्कोहलिक्स बाय मिस्टेकन, वो एक ऐसी अल्कोहल को ड्रिंक कर लेते हैं जिसमें आपके पास मिथेनॉल और इथेनॉल का एक मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर को ड्रिंक करने से आपकी बॉडी में क्या होता है, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों पहुंच जाते हैं। अब जब भी आपकी बॉडी में मिथेनॉल जाए या इथेनॉल जाए, बॉडी को तो ऑक्सीडेशन करनी है। अगर मिथेनॉल जाएगा तो वो उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको एल्डिहाइड और एसिड में कन्वर्ट करेगा, जिसमें आपके पास क्या बनेगा, पहले मिथेनॉल का एल्डिहाइड मिथेनॉल बनेगा और उससे फिर फर्दर मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अगर आपने इथेनॉल इनटेक करा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उससे उसका एल्डिहाइड बनेगा विच इज इथेनॉल, और फर्दर ऑक्सीडेशन से उसका एसिड विच इज इथेनोइक एसिड बनेगा। अब जब हम यहाँ इसका मिक्सचर इनटेक कर रहे हैं तो यहाँ दोनों की ही ऑक्सीडेशन होगी, बट आपकी बॉडी जो है ना वो मिथेनॉल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है ऑक्सीडेशन में, क्योंकि हमें पता है बॉडी हमेशा पॉइजन को ही ज़्यादा जल्दी करती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार ये भी सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम कंपेयर करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बहुत इजीली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। सो उससे क्या होता है, जब भी हमारे सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ ऑब्जर्व होती है कि जब हम काफ़ी जो छोटे छोटे घर होते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनके पास हीटर्स नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं वार्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसके लिए वो अपने घरों के अंदर ही कुछ थोड़े से वो जला कर रखते हैं ताकि उनके जो कमरे में हीट जनरेट हो सके। पर साथ में वो जो उन्होंने जलाया है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन नहीं करने देती हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, और खुद कंबाइन होके क्या करती है, चोकिंग क्रिएट कर देती है, और जो पर्सन है वो फाइनली मर जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, मिथेनॉल इथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। सो जैसे ही बॉडी के अंदर इनका मिक्सचर चला जाएगा, बॉडी जो है ना वो मिथेनॉल के अगेंस्ट ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी और उसको ऑक्सीडाइज करने लग जाएगी, जिससे हमारे पास मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और ये जो मिथेनोइक एसिड है ना, यही हार्मफुल रिएजेंट होता है। मिथेनॉल हार्मफुल नहीं होती, ना ही उसका एल्डिहाइड हार्मफुल होता है। हार्मफुल हमारे लिए मिथेनोइक एसिड होता है, यानी अगर मिथेनोइक एसिड बॉडी में बन जाए तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। सबसे पहले आपको ब्लाइंडनेस कॉज होगी, डिजीनेस होगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, हेडेक होगा, बहुत हैवी हेड हो जाएगा, वॉमिटिंग इश्यू हो जाएगा, और फाइनली अगर उसको ट्रीट ना करा जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करा जाए, क्योंकि एक बंदे ने मिथेनॉल और इथेनॉल का जो अपना मिक्सचर था वो कंज्यूम तो कर लिया, उसको पता भी लग गया, अब वो उससे कैसे बचे, उसके लिए क्या करा जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं डाइल्यूट इथेनॉल के, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर डायरेक्टली वेन्स में सबसे पहले इथेनॉल पता लगने लग जाता है बॉडी को। मिथेनॉल की प्रेजेंस से पहले इथेनॉल पता लगने लग जाता है। अगर हम उसको ओरली कंज्यूम करेंगे तो इथेनॉल का ब्लड तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और डायरेक्ट अगर आप इंट्रावेनसली डाइल्यूट इथेनॉल को इंजेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, बॉडी को पता लगेगा कि इथेनॉल आ रहा है, और वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा, मिथेनॉल से पहले पता लग जाएगा। और उस केस में क्या होगा, जब इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा अपनी फर्दर एल्डिहाइड और एसिड के अंदर, उस टाइम पर मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिस वजह से जो डॉक्टर्स हैं उन्हें मिथेनॉल को रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रिमूव करने के लिए, और वो इजीली डायलिसिस के हेल्प से उस बॉडी में से मिथेनॉल को रिमूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम पॉइजनस एल्कोहल विच इज मिथेनॉल, उसकी इंटॉक्सिकेशन को कम कर सकते हैं, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट इथेनॉल इंट्रावेनसली। सो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो विद दिस योर टॉपिक ऑफ एल्कोहल्स विच इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। सो जब हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन को वैसे हम ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हमें बस उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म पार्ट और इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी क्लास 11th में कंज्यूम कर चुके हैं। आपको अगर दोबारा देखना है तो आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास फिनॉल होता है और सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। उस रिएक्शन से आपको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ आपको रिएक्शन को देखने से ही पता लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस फिनॉल ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल कुछ सब्स्टिट्यूट करके अटैच हो रहा है, सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपकी इन्हीं रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर क्यों होती है, पहले तो हमें ये पता करना होगा। सो इसके लिए हमने हमारे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब फिनॉल के अंदर हमारी रेजोनेंस होती है, उस केस में जो फिनॉल है ना वो इस ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन्हीं पर हमारे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व होती है।
जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेशन होगा, वहीं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होती है, इसी वजह से हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि फिनॉल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व होती है, जिसमें आपका जो फिनॉल के अंदर OH पार्ट होता है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है, क्योंकि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम बोलते हैं कि हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो एक एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहा है। और वहीं अगर एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो मेटा पोजीशन की तरफ हमारे प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट कराओ, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो यहाँ पर जो OH है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है उसका रीजन हमने देख लिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज की जनरेशन होती है, तो वो साइड्स एक बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं, और जहां पर न्यूक्लियोफिलिक जनरेशन होती है वहीं हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑब्जर्व होता है। सो इस तरीके से हमें फिनॉल में हमारे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इसमें भी आपको डिफरेंट रिएक्शंस मिलती है। आपके एनसीईआरटी में 2 रिएक्शंस है, विच इज नाइट्रेशन एंड हेलोजनेशन। हम दोनों रिएक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास फिनॉल है, डाइल्यूट HNO3 आप यहाँ पर यूज करते हो, जिससे आपके पास NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। अब ये जो NO2 पॉजिटिव है ना, ये फिनॉल के साथ अपनी रिएक्शन शो करता है, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके फिनॉल से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स की जनरेशन होती है। अब ये जनरेशन तो हो गई, मान लो अगर आपको इन्हें सेपरेट करना है, आपको सेपरेटली पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल चाहिए, तो आप कैसे उसको सेपरेट करोगे? तो इसको सेपरेट करना भी बहुत ईजी है। हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हम इस मिक्सचर में से स्टीम पास करते हैं और आपका जो मॉलिक्यूल है ना डिफरेंशिएट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ स्टीम से क्या होगा, बॉयल तो करा नहीं हमने, सिर्फ स्टीम देने से क्या होगा? देखो, हम इसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ये पता लगता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वहीं पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो जब भी आपको कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स मिले जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो मॉलिक्यूल्स आपके स्टीम वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। स्टीम वॉलेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है कि उनको सिर्फ स्टीम की ही जरूरत होती है और वो उतने में ही वेपराइज हो जाते हैं। यानी कि जब आप इस मिक्सचर के अंदर स्टीम पास करोगे, तो जैसे ही आप स्टीम पास करोगे, ये स्टीम वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से जल्दी से वेपराइज कर जाएगा और आपको आपके दूसरे कंटेनर में आपको आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑब्जर्व हो जाएगा और आपके पास जो इनिशियल कंटेनर था उसमें आपको पैरानाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम आपने यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल की जनरेशन के लिए डाइल्यूट HNO3 यूज करा, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं यूज करा? उससे भी तो हमें NO2 पॉजिटिव मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट, मिल जाता है, पर उसके केस में क्या होता है, देखो, जब हम फिनॉल पर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, तो यहाँ से भी नो डाउट हमें हमारा नाइट्रो जो NO2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन है वो मिलती है, जिससे हमारे पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बल्कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की जनरेशन हो जाती है। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। अगर हमें वो चाहिए तो हमें डाइल्यूट यूज करना पड़ेगा, और उस चीज़ को अगर हम लेते भी नहीं है कि हमें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही चाहिए, तब भी हम इस रिएक्शन इस पाथ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जब हम डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं तो हमारी पुअर यील्ड आती है, यानी कि आपको बहुत कम अमाउंट में पिक्रिक एसिड मिलता है। वहीं अगर आप इस स्टेप को इस तरीके से करो कि हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास इसके ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है, और फर्दर उसमें जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमें पिक्रिक एसिड एक हायर यील्ड पर ऑब्जर्व होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से हमारे पिक्रिक एसिड को ऑब्जर्व करना है। पहले आप डायरेक्टली यूज़ करने की कोशिश करते हो, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि इसकी यील्ड तो बहुत पुअर है, हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्रिक एसिड मिले हमारे थोड़े से फिनॉल से ही, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जिससे हमारे पास एक ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड इसका सल्फोनिक ग्रुप आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जब हम फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करते हैं, उससे हमें एक प्रॉपर यील्ड में पिक्रिक एसिड की जनरेशन मिलती है। सो इस वजह से हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डायरेक्ट यूज नहीं करते, प्लस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए हम डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं। So this was all about your first electrophilic aromatic substitution, which is nitration. Now let's move on towards your next reaction, which is halogenation reaction.
सो नेक्स्ट वी हैव इज हेलोजनेशन रिएक्शन, जिसमें अगेन हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे, बट दो डिफरेंट केसेस में। दो डिफरेंट केसेस कैसे? एक बार हम हेलोजन को एडिशन शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हमने यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड कंसिडर करा है, क्लोरोफॉर्म कंसिडर करा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसिडर करते हो और उसमें हेलोजन के एडिशन को ऑब्जर्व करते हो, उसकी सब्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एट रूम टेम्परेचर। आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी ले सकते थे विच इज CHCl3, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते थे विच इज CCl4। अब यहाँ पर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका कौन सा पॉसिबल है? या तो ऑर्थो पॉसिबल है या फिर पैरा पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे फिनॉल में ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन शो करता है। सो एक बार आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा विच इज माइनर, और एक बार आपके पास पैरा प्रोडक्ट आएगा विच इज मेजर। अब इसके बाद अगर आपने मान लो एक ऐसी रिएक्शन शो करी जहां आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करा, तब क्या होगा? तब आपके पास यहाँ आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व होगा और आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की जगह एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फिनॉल के अंदर हेलोजनेशन रिएक्शन करवाओगे तो उसमें सॉल्वेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसीडर करा है तो आप वहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शो करोगे, और अगर आपने नॉर्मली हेलोजन की एडिशन शो करी हुई है तो आपके पास एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा। सो इस तरीके से आप अपने फिनॉल मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हेलोजनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन। बट नेक्स्ट रिएक्शन पर जाने से पहले एक बार इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल गिवन है, उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल 7.5 में क्या पूछा हुआ है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट आपको बताने हैं। सो अगर आप यहाँ पर रिएक्शन को 1 by 1 डिस्कस करोगे तो क्या दिया हुआ है आपको? मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल एंड मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। यानी यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको ये बता रखा है कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा या डाई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, और किसका सब्स्टिट्यूएंट आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको वो मॉलिक्यूल भी गिवन है। बट यहाँ आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ फिनॉल नहीं, उसके साथ में कुछ और भी प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में। जैसे यहाँ पर आपके पास है 3-मिथाइल फिनॉल। 3-मिथाइल फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरीके से होगा। दिस इज योर फिनॉल मॉलिक्यूल, इसकी थर्ड पोजीशन पर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज योर 3-मिथाइल फिनॉल। अब इस मॉलिक्यूल में अगर आपको मोनोनाइट्रेशन ऑब्जर्व करनी है तो आपको मोनोनाइट्रेशन कौन सी पोजीशन पर पॉसिबल है? सबसे पहले आप दोनों ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो। दोनों ग्रुप्स में हमारे पास एक है OH और दूसरा है CH3। दोनों ही आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो हम दोनों की ऑर्थो पैरा पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम OH की ऑर्थो पैरा पोजीशंस आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस एंड दिस आर ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू OH एंड दिस इज पैरा विद रिस्पेक्ट टू OH। वहीं अगर हम CH3 की पोजीशंस को कंसिडर करेंगे तो ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो हैं CH3 के रिस्पेक्ट में और ये पोजीशन पैरा है। इसका मतलब है कि तीनों पोजीशंस पर पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम इस पोजीशन को देखेंगे तो इस पोजीशन पर फिर भी पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन को स्टीयरिक हिंड्रेंस मिल रही है दोनों ही पोजीशन से। यहाँ पर भी एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आप इस पोजीशन पर फर्दर किसी और एटम की अटैचमेंट करवाओगे, किसी और मॉलिक्यूल की अटैचमेंट करवाओगे, वो जो मॉलिक्यूल या एटम आएगा उसको स्टीयरिक हिंड्रेंस फील होगी और वो स्टेबल शो नहीं करेगा अपने आप को। तो हम क्या पॉसिबिलिटीज रखेंगे कि आपकी इन्हीं दोनों पोजीशंस में से किसी पोजीशन पर अटैचमेंट हो जाए। अब जब आप इन दोनों पोजीशंस को कंसीडर करोगे तो आपके दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। सो इसके अंदर आप जब मोनोनाइट्रेशन फॉर 3-मिथाइल फिनॉल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपके फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहले आपने पैरा विद रिस्पेक्ट टू OH बना दिया, फिर आपने पैरा विद रिस्पेक्ट टू CH3 बना दिया। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेकंड रिएक्शन। यहाँ पर हमें डाइनाइट्रेशन शो करनी है इसी मॉलिक्यूल में। डाइनाइट्रेशन का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच करने हैं। तो हम ऑलरेडी पोजीशन आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इन दोनों पोजीशंस पर हमारी स्टेबिलिटी जा रही है। हमने अलग अलग यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। तो अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, डाई नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाएंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों पोजीशंस पर एक साथ अटैचमेंट करवाएंगे। तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ पर दिस विल कम एज द मेजर प्रोडक्ट। आपके पास इस पोजीशन पर अटैचमेंट नहीं होगी क्योंकि वहां पर क्या है, इनस्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल के अंदर। So this was your second reaction. Now let's move on towards your third reaction. थर्ड रिएक्शन में आपके पास है फिनाइल मिथेनोएट की मोनोनाइट्रेशन।
फिनाइल मिथेनोएट आपके पास इस तरीके से एक एस्टर मॉलिक्यूल होता है। अगेन दिस एस्टर मॉलिक्यूल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हम यहाँ पर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ड्रॉ करेंगे। उसमें से भी अगर हमें मोनो नाइट्रेशन शो करनी है तो उसके अंदर हम मेजर और माइनर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये हमारे मेजर होंगे और दूसरा प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। सो इस तरीके से आप अपने रिएक्शन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ग्रुप अटैच करवा रहे हो फर्दर उसके साथ, तो जो आपका ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो किस तरीके से आपको मॉलिक्यूल के अंदर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करेगा या मेटा डायरेक्टिंग शो करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स को आपको ड्रॉ करना है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 7.5। आई होप आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल को करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज कॉल-बेस रिएक्शन। सो कॉल-बेस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले फिनॉल को उसके सोडियम फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम फिनॉल और उसके फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि फिनॉक्साइड आयन जिसमें वो H पॉजिटिव लूज कर देता है, उस स्टेट में वो ज्यादा स्टेबिलिटी और यू कैन से ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है वो, तो हम कोशिश ये रखते हैं कि हमारी रिएक्शन फिनॉक्साइड से हो। तो इस वजह से कॉल-बेस रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले फिनॉल को उसके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, हम या तो यहाँ पर मेटल यूज करेंगे या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर उसके सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी वो अब फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब फर्दर इसमें कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमने इसको फर्दर ज्यादा रिएक्टिव क्यों करा है, क्योंकि कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमें कार्बोक्सिल CO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज करना होता है। CO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज क्यों करना होता है, क्योंकि जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अटैचमेंट से पॉसिबिलिटी हमें शो होती है। तो कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में वैसे भी हम जब रिएक्शन स्टडी करते हैं तो हम डिफरेंट रिएजेंट्स के यूज को लेकर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें यूज करना है तो वो काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। सो उसको यूज करने के लिए हमें हमारे मॉलिक्यूल को ज्यादा रिएक्टिव बनाना पड़ता है, ताकि वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, चाहे वो वीक नेचर का ही क्यों ना हो, रिएक्ट कर जाए। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिनॉल को थोड़ा हायर रिएक्टिविटी की तरफ ले जाने के लिए उसको उसके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो CO2 जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन शो कर सके। अब फिनॉक्साइड आयन है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन होगी, तो हम यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैंने क्या करा, आपको ऑर्थो प्रोडक्ट को शो करा है। अब ऑर्थो प्रोडक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप CO2 को एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, तो आपके पास COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप की प्रेजेंस शो होगी। अब यहाँ पर ये एसिड आया कैसे, प्रेजेंस कैसे आई, इसके लिए हमें इसके मैकेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपके कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस या कॉल-बेस रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी कैसे आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड की तरफ किन रिएजेंट्स को यूज करके मूव कर रहे हैं। सो दिस वाज योर कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस या कॉल-बेस रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर-टिमिन रिएक्शन। राइमर-टिमिन रिएक्शन के अंदर आप फिनॉल को उसके एल्डिहाइड या एसिडिक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करते हो। कैसे कन्वर्ट करते हो, देखो इसके अंदर जो भी आप यहाँ नेम रिएक्शंस याद कर रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो फिनॉल्स के केस में, तो आपको यहाँ रिएक्टेंट ध्यान रखना है, क्या रिएजेंट यूज हो रहा है उसके ऊपर वो ध्यान रखना है, और उससे क्या प्रोडक्ट आ रहा है वही ध्यान रखना है। क्योंकि आपके सिलेबस में इनके मैकेनिज्म गिवन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी रिएक्शन को ध्यान रखना है कि ओवरऑल आप किस स्टेप से मूव करते हुए किस स्टेप तक ऑब्जर्व हो रहे हो, और यहाँ पर ये जो स्टेप्स में बीच में आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको ध्यान रखना है। ये आपको ऑब्जर्व नहीं करना कि ये प्रोडक्ट्स बने कैसे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं, हम रिएजेंट यहाँ पर यूज करते हैं हमारा क्लोरोफॉर्म, NaOH और एक एसिडिक मीडियम। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपका जो फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में आपका एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे पहले आपका जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है ताकि वो ज्यादा रिएक्टिव हो सके, और फिर अपने ऑर्थो पोजीशन पर इस क्लोरोफॉर्म की वजह से CHCl2 की प्रेजेंस शो करता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास यहाँ CHCl3 में से एक Cl नेगेटिव रिलीज हो जाता है, जिससे आपके पास CHCl2 पॉजिटिव फॉर्म में यानी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस शो करता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर आपके पास इसका इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, इस फर्दर इंटरमीडिएट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें आपका जो ये CHCl2 है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्लोरोफॉर्म में जो ये Cl2 है इसके अंदर इसकी जगह OH आ जाता है, जो फर्दर आपके पास टॉटोमराइज करके आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये टॉटोमराइजेशन क्या है ये सब भी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड बताया कि इससे ये रिएक्शन हो रही है।
तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसको फर्दर एसिडिक मीडियम ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से ये फिनॉक्साइड आयन आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मान लो हमें एसिडिक ग्रुप को यूज करना हो, एसिडिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट करना हो, शो करना हो, तो आप कैसे इसको शो करोगे? जब आपको यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की जगह सैलिसिल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी हो, तब आप यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करोगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर आप CCl4 यूज करोगे और उसकी यूज की वजह से यहाँ CCl3 की अटैचमेंट हो जाएगी और CCl3 से फर्दर COH बनेगा आपके पास। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास रिएजेंट में CHCl3 है, उससे आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, उससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आपके पास रिएजेंट में CCl4 है तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है राइमर-टाइमन रिएक्शन को शो करते हुए या फिर ऑब्जर्व करते हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर राइमर-टाइमन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिससे आपके पास फिनॉल से बेंजीन की फॉर्मेशन आती है। यानी यहाँ पर जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो Zn ऑक्साइड आपका रिलीज हो जाता है और आपके पास बेंजीन एज अ प्रोडक्ट आपका शो होता है। इस तरीके से हम फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी रिएक्शन आप तब यूज कर सकते हो जब आपको बेंजीन की प्रिपरेशन शो करनी हो। हमने वैसे इसको क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, जहां पर हमने बेंजीन की प्रिपरेशन को डिस्कस करा था। उसमें हमने इस रिएक्शन को देखा था कि अगर हमारे पास फिनॉल है तो हम उसमें जिंक डस्ट ऐड करके उससे बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमने एल्कोहल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टडी करी थी, सिमिलरली हमारे पास फिनॉल्स के लिए भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बस यहाँ पर हमारे रिएजेंट डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ हम रिएजेंट यूज करते हैं Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपका जो फिनॉल है वो बेंजोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फिनॉल्स की ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। अब ये अगर आप प्रॉपर रिएजेंट को यूज करोगे तो थोड़ी सी फास्टर रेट पर आपको रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। अगर आपने इसको नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में छोड़ दिया कि ऑक्सीजन अपने आप इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये रिएक्शन काफी स्लो होगी और स्लोली आपको यहाँ पर फिनॉल से बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी। कैसे ऑब्जर्व होगी? आपको कलर में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। आपके पास डिफरेंट कलर्स के कुछ मिक्सचर ऑफ बेंजोक्विनोन्स आपके पास आएंगे। मिक्सचर ऑफ बेंजोक्विनोन्स का क्या मतलब है कि यहाँ तो आपके पास ये प्रॉपर बेंजोक्विनोन आ रहा है, मिक्सचर ऑफ बेंजोक्विनोन्स के अंदर आपके पास डबल बेंजीन रिंग अटैच्ड हो सकती हैं, उसके साथ में जो हमारे ऑक्सीजन ग्रुप्स लगे हुए हैं ये डिफरेंट रिंग्स पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट मिक्सचर ऑफ बेंजोक्विनोन्स ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस वाज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड विद दिस योर रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स इज कंप्लीटेड। आई होप आपको जैसे एल्कोहल्स की रिएक्शन क्लियर हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से फिनॉल्स की भी रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So if you like the video, then do like and share the video and also subscribe to our channel. Thank you.